हाय गाइस। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को बनाने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि कुछ दिनों पहले मेरे पास एक शॉर्ट आ गई थी, यूट्यूब शॉर्ट, जिसमें बेसिकली बहुत सारे जो बिलियनर्स थे उनकी फ़ोटोज़, उनकी वीडियोज़ लगाई हुई थी और उस पे लिखा हुआ था कि जिस तरीके से भी लोग इनको आइडियलाइज़ कर रहे हैं वो डिज़र्व करते हैं, और जो लोग उनको इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो लोग गलत हैं, क्योंकि जो ये बिलियनर्स होते हैं इन्हीं की वजह से जो हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इन्हीं की वजह से हमारे टेबल्स पे खाना आता है। बेसिकली यही लाइन्स थी, एग्जैक्ट लाइन्स, ठीक है। तो जिस पे बहुत सारे जिन लोगों में कॉमन सेंस था उन्होंने कमेंट किया, भाई देखो तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो हमें चैरिटी कर रहे हैं हमारे लिए, वो हमें खाना दे रहे हैं, हमारी टेबल पे खाना लेकर आ रहे हैं, ये कोई चैरिटी है? कोई फ्री में कर रहे हो? ये सब उनके लिए काम करते हैं जिसके लिए हमें सैलरी मिलती है और उस सैलरी से हम अपना खाना लेकर आते हैं। तो कोई फ्री में तो वो कर नहीं रहे हैं, तो उनको इतना आइडियलाइज करना ये कहाँ से सेंस वाली बात है? आप लिटरली पूछ रहे हो ऐसे लोगों को क्यों? और जो कमेंट सेक्शन में इस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं बिलियनर्स को कि नहीं, इनकी तो वर्शिपिंग जो है वो होनी चाहिए, वो डिजर्व करते हैं, ये लोग बिलियनर्स भी नहीं है, देन व्हाई दे आर डूइंग इट? आज हम इसी चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादातर जो इन लोगों की बिलियनर्स की वर्शिपिंग हो रही है, ये कोई दूसरा बिलियनर्स करते नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल आम जनता ही कर रही होती है ये सारी चीज़ें। इवन वो कमेंट सेक्शन में जब ऐसे ऐसे रिप्लाइज थे, राइट, जब लोग लॉजिकल तर्क दे रहे थे तो उसके अगेंस्ट में लोग ये कह रहे थे कि हाँ, तुम लोग मेहनत नहीं करते हो, उन लोगों ने मेहनत करी है, दैट्स व्हाई दे आर देयर, ठीक है, कि तुम लोग मेहनत नहीं करते हो, मतलब पूरी तरीके से उनको डिफेंड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर तुम भी अमीर होते तो तुम भी ये सब चीज़ें करते, पर क्योंकि तुम अमीर नहीं हो सकते, तुम्हारी औकात नहीं है, लिटरल ये वर्ड्स यूज़ किए गए थे कमेंट सेक्शन में, तो इसीलिए तुम बिलियनर्स के अगेंस्ट में बोल रहे हो, अंगूर खट्टे हैं, समथिंग लाइक दिस। बट ऐसा क्यों हो रहा है? जो लोग खुद बिलियनर्स नहीं है, ये लोग बिलियनर्स को क्यों इतना ज़्यादा डिफेंड कर रहे हैं? क्या बिलियनर्स इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं इसलिए, या कोई और रीज़न है? ये एक सिस्टम का साइड इफेक्ट है जिसे हम अभी देख लेते हैं। देखो, साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो जो ये बिलियनर्स होते हैं, ये लोग आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे होते हैं, ठीक है। ये लोग आपको होप बेचते हैं, उम्मीद बेचते हैं। किस चीज़ की? कि आप भी फ्यूचर में जाकर इनके जैसे बन सकते हो, क्योंकि हर इंसान में वो टेंडेंसीज होती हैं, राइट, कि उनको ये भी अचीव करना है, इतना पैसा कमाना है, वो पैसा कमाना है। हर इंसान के अंदर वो चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं, टेंडेंसीज। वो उसी चीज़ का यूज़ करते हैं और लोगों को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, एक सपना बेचने की कोशिश करते हैं कि देखो आप भी हमारे जैसे बन सकते हो। इसीलिए ज़्यादातर जो ये बिलियनर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं एडवर्टाइज ये करने में कि ये लोग बहुत हम्बल हैं, ये लोगों के पास होगा भले से बहुत कुछ, बट ये बहुत सिंपल जीवन जीते हैं। ये लोग बेसिकली जो भी इन्होंने बनाया है, ये इन्होंने खुद के दम पर बनाया है। ये बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहते कि इनके एंसेस्टर्स से, इनके पेरेंट्स से इनको कितनी हेल्प मिली है फाइनेंशियली। ज़्यादातर आप बिलियनर्स की स्टोरी देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं लिंक दिखेगा कि उनके पेरेंट्स की मनी ने, पेरेंट्स के कनेक्शंस ने उनकी कहीं ना कहीं हेल्प करी है, बट वो ये सब चीज़ें पोर्ट्रे नहीं करना चाहते। वाई? इस चीज़ को भी हम आगे जाके समझेंगे। बिलियनर्स जब हमें ये सब ड्रीम्स बेचते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें मैं भी अचीव कर सकता हूँ। हमारे अंदर होप पैदा करने के लिए ही ये सारी कहानी हमें बताई जाती हैं, ये सारी होप, उम्मीद हमें बेची जाती हैं। नोटिस करना, ज़्यादातर जो ये सेलिब्रिटीज़ भी आपको देखने को मिलते हैं, ये इन लोगों की भी पूरी कोशिश क्या होती है? बहुत ज़्यादा रिलेटेबल दिखना कॉमन पीपल से। वाई? क्योंकि उनके कस्टमर आप ही हो, समझ रहे हो? और रीज़न सिर्फ इतना सिंपल नहीं है, रीज़न इससे भी बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर आपको देखने को मिलेगा। देखो, होता क्या है ना, होता ये है कि ये लोग जब हमें फ्यूचर के होप, उम्मीद बेच रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो उम्मीद क्या है? उम्मीद आपको प्रेजेंट मोमेंट में तो नहीं होती है, या प्रेजेंट मोमेंट की उम्मीद करते हो आप? ध्यान से सोचो, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या आप अभी उम्मीद कर रहे हो इस मोमेंट की कि मैं इस मोमेंट में ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ? नहीं, वो तो जो हो वो होगा प्रेजेंट में। उम्मीद हमेशा फ्यूचर की होती है। तो ये आपको फ्यूचर के सपने बेच रहे हैं। तो जब आपका दिमाग फ्यूचर में होता है ना, तो आप प्रेजेंट में जो चीज़ें होती हैं ना उनको नहीं देख पाते। तो ये क्यों नहीं चाहते कि हम प्रेजेंट पे ध्यान दें? क्योंकि प्रेजेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो ये नहीं चाहते हम जानें। प्रेजेंट में हमारा एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है वो हम कैसे देखेंगे अगर हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में हो? इसी चीज़ को समझने के लिए हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने इसके ऊपर क्या बोला है। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं जो कैपिटलिस्ट माइंडेड लोग हैं, ठीक है, जिनका कैपिटलिज्म में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुझान है। तो प्लीज़ कार्ल मार्क्स का नाम सुन के इस वीडियो को मत इग्नोर कर देना, या इस वीडियो को स्किप मत कर देना, ठीक है। सुन लो, हमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने चाहिए, स्पेशली वो पर्सपेक्टिव जो हमारे दृष्टिकोण से डिफरेंट हो, राइट। उनसे हमें क्या होता है, हमें एक थोड़ा और
हमारा जो अवेयरनेस का स्पैन होता है, चीज़ों को देखने का स्पैन होता है, वो और बढ़ता है। हम लिमिटेड रेंज में नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स इस पर क्या कहते हैं? सो कार्ल मार्क्स इज़ वन ऑफ दोज थिंकर्स जिन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस किया। कार्ल मार्क्स इसी को बोलते थे फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप दूसरों के बिलीव्स को, ऐसे बिलीव्स को जो रिच पीपल होते हैं उनके बिलीव्स को अपने बिलीव्स मानने लगते हो, इवन इफ वो बिलीव्स आपके लिए गलत हो, वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। मतलब सिस्टम तुमको एक्सप्लॉइट कर रहा है, पर तुम उसी सिस्टम को, जो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसी सिस्टम को जस्टिफाई कर रहे हो। हम सोचते हैं कि हम भी इस गेम का पार्ट है, हमारी भी बारी आएगी, हम भी इस रेस में है, भले से पीछे हैं, राइट। बट रियलिटी में क्या हो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस गेम के लिए फ्यूल हो। और आपने ना ये चीज़ नोटिस भी करी होगी कि ये जो रिच लोग होते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस स्टोरीज, अपनी स्ट्रगल स्टोरीज बताकर आपको यही तो दिखाना चाह रहे हैं कि मेहनत की वजह से ये लोग रिच हैं। क्या ये सच में सही है? जितने भी ये रिच लोग होते हैं ना, इनको अगर आप ढंग से इनकी लाइफ देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ज़्यादातर इनमें से लोग ये चीज़ें छुपाते हैं कि इनके पेरेंट्स के फाइनेंसेस ने इनकी स्टार्टिंग में कितनी हेल्प करी थी, इनके पेरेंट्स के कनेक्शंस ने इनकी कितनी हेल्प करी थी उस चीज़ में। तो ये जो लॉजिक दे रहे हैं कि मेहनत करके रिच हो रहे हैं, क्या ये सही में सच है? देखो, बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगेंगे, वो सबको पता है। बट आप ये नहीं कह सकते कि मेहनत करने से आप रिच हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो लेबर्स हैं आपके आसपास, क्या वो मेहनत करते करते रिच हो गए? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये थोड़ी होता है, डिपेंड करता है आप मेहनत कहाँ पर कर रहे हो। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, क्या वो लोग वो चीज़ नहीं कर सकते? वो भी तो होमोसेपियन है ना, वो भी तो होमोसेपियन है ना, उनके पास भी तो दिमाग है, वो भी तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं। बट उन लोगों के पास उतने रिसोर्सेज, फाइनेंसेस नहीं होते हैं। और वो क्यों नहीं होते हैं? वो होता है इनइक्वालिटी वेल्थ में, दैट्स वाई। और चीज़ के ऊपर मैं डिटेल में अभी आने वाली हूँ आगे इस वीडियो में। बट अभी ये चीज़ समझो कि जो मार्क्स हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स हैं, ये बोलते हैं कि जो वेल्थ होती है ना, वो ज़्यादा मेहनत से नहीं आती है, वो ज़्यादा ओनरशिप से आती है। आप मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, बट अगर आप उस चीज़ को ओन नहीं कर रहे हो, वो आपकी वेल्थ में ऐड नहीं हो रहा है, तो आप रिच कैसे होगे? तो मेहनत से आपकी वेल्थ नहीं है, ओनरशिप से वेल्थ है। देखो, अभी तक की जितनी भी ये वीडियो है उसमें से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि तो इसमें रिच लोगों की क्या फॉल्ट है, इसमें बिलियनर्स की क्या फॉल्ट है कि अगर कोई गरीब रह जा रहा है तो उनको समझ में नहीं आ रही होगी ये चीज़। तो देखो, इस चीज़ को समझो कि जो आपका अर्थ होता है, ठीक है, वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? उसका जो साइज़ है, उसका जो लैंड मास है, वो लिमिटेड है ना। जब लिमिटेड है तो उसके ऊपर जो रिसोर्सेज है वो भी क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। अब वो जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको आप, उसमें आपका रहने की जगह हो गई, पीने का पानी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, फिर उससे आप प्रोडक्ट्स बनाओगे, खाने के लिए खाना बनाओगे, और भी तरह तरह के आप प्रोडक्ट्स बनाते हो। उनको, उन रिसोर्सेज को आप यूज़ करते हो, फिर उनका प्रोडक्शन करके आप उनको कन्वर्ट करते हो प्रोडक्ट्स में जिनको आप कंज्यूम कर सको, जो आप, जिनकी एक यूटिलिटी हो, यूज़ हो, इनको आप यूज़ कर सकते हो, राइट। अब देखो, दुनिया में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, बट आप हर रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? मे बी आपके पास वो टूल्स ना हो। इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि जो अफ्रीका है, ठीक है, तो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है ना, ये, इसमें रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, ठीक है, रिसोर्सेज से भरा हुआ है ये कॉन्टिनेंट। बट फिर भी आपको ज़्यादातर जो गरीब देश दिखेंगे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास उतने टूल्स नहीं हैं उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके कन्वर्ट करने में एक प्रोडक्ट में जिसको वो यूज़ कर सके। आप इतना कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो अब देखो, ये समझो, अर्ली मैन के टाइम से, जब बिल्कुल प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हुआ करती थी, उस टाइम पे हम लोग उतने सिविलाइज नहीं थे, उस टाइम पे अर्ली मैन्स हुआ करते थे, राइट। तो उस टाइम पे जो रिसोर्सेज थे, वो लोगों में, उसमें इतना इनइक्वालिटी नहीं था, ठीक है, लोग एक जैसे ही थे, एक ही स्टेटस पे थे, एक ही लेवल था, कोई क्लास नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। धीरे धीरे करके क्या हुआ, धीरे धीरे करके कुछ लोग जो थे वो जो खाना था जंगल से उसको कलेक्ट करते, उनको बोलते थे फूड गैदरर्स, ठीक है, तो वो खाना कलेक्ट करते, उसको खाते। कुछ लोग थे जो हंटिंग करते, जो हंटर्स थे, ठीक है, वो शिकार करके खाते। अब कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हो सकता है कि उनके अंदर स्किल ज़्यादा थी, वो ज़्यादा ऑब्जर्व करते थे, इंटेलिजेंस ज़्यादा थी, जिसके थ्रू उन्होंने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया और स्टार्ट करना चालू कर दिया। अब बहुत समय तक अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि अगर एकदम से एग्रीकल्चर डिस्कवर हुआ है, ठीक है, लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट करने लग गए हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस डिस्कवर हुई बेसिकली, तो तब से ऐसा नहीं था कि सारे के सारे लोग ही एग्रीकल्चर करने लग गए। नहीं, बाकी जो लोग थे वो अपना काम कर रहे थे, जो जिनको था कि नहीं नहीं नहीं, हमारा तो हंटिंग करके काम चल रहा है, हम तो हंटिंग करेंगे, या हम तो जंगल में फूड गैदरिंग वगैरह जो भी है उसके थ्रू ही हम अपना जीवन गुजारा करेंगे।
अब जो कुछ लोग थे वो एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करते रहे, तो उनके पास क्या हुआ, एग्रीकल्चरल सरप्लस हुआ। तो उस तरीके से वो उनके पास एग्रीकल्चरल सरप्लस होता रहा, फिर धीरे धीरे करके उसी तरीके से उनके पास जब बार्टर सिस्टम आया, ठीक है, तो उनके पास एक एज हो गया, क्योंकि अब वो फूड सरप्लस का यूज़ करके बेच सकते थे। एक तो लैंड भी उन्होंने यूज़ कर ली, तो इस तरीके से उनके रिसोर्सेज, उनका जो ऑर्डर था सोसाइटी में, इस तरीके से सूक्ष्म लेवल पे, छोटे लेवल पे इनइक्वालिटीज़ की स्टार्टिंग होने लगी। बट अभी भी यहाँ तक भी कोई दिक्कत एज सच थी नहीं, क्योंकि जो बाकी लोग थे उनका भी आराम से हो रहा था, जो चल रहा था उनका। और जो ये थे, ये लोग अपना कुछ एक्यूमुलेट कर भी रहे थे, लैंड वगैरह, जो भी धीरे धीरे करके फिर महाजनपदास किंगडम्स हो गए। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, और भी दूसरी कंट्रीज में भी फिर दूसरे दूसरे किंगडम्स होने लग गए, धीरे धीरे सिविलाइजेशन की तरफ कुछ लोग जाने लगे। तो उस तरीके से भी उतना ज़्यादा एज सच कोई एक्सप्लॉयटेशन वाली बात चल नहीं रही थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मार्क्स ने एक थेरी दी थी जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, जो कि बेसिकली फाउंडेशन थी सब चीज़ों की। मार्क्स बोलते हैं कि जो हिस्ट्री है ना, वो आइडियाज से नहीं चलती है, हिस्ट्री रिसोर्सेज से चलती है। कैसे? मतलब कौन प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, कौन काम करता है, और कौन प्रॉफिट लेकर जाता है। ये तीन चीज़ डिसाइड करेंगी कि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें क्लास सिस्टम कैसा होगा, उसमें बेसिकली जो मोरालिटीज़ हैं वो क्या होंगी। पैसे कमाने को अच्छा माना जाएगा कि तुम पैसा कमा रहे हो, हसल कर रहे हो, पैसा कमाए जा रहे हो, इस चीज़ को अच्छा माना जाएगा, या एक तरीके की जो कोई गरीब ना रहे, सब एक हिस्से का ही कमाए, ठीक है, जो सोशलिज्म कम्युनिज्म के बेसिकली आइडियाज़ रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी वेराई करेगी इन तीन फैक्टर के ऊपर। इवन जो रिलीजन किस तरीके का फॉलो होगा किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में, वो भी डिसाइड करेंगे ये तीन फैक्टर्स। उस सोसाइटी में क्या लॉज फॉलोज होंगे, ठीक है, किस तरीके का कानून होगा, वो भी डिसाइड करेगा क्या, ये तीन फैक्टर्स। इवन जो सक्सेस का मीनिंग होता है ना, कि किस चीज़ को सक्सेस माना जाता है, कि बहुत ज़्यादा रिच आदमी है उसको सक्सेस माना जाएगा, या उस इंसान को सक्सेसफुल माना जाएगा जो बेसिकली लोगों में एक तरीके से लोगों के लिए चैरिटी करता है, लोगों के लिए काम करता है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो चीज़ जो है, जो मीनिंग है सक्सेस का, वो भी इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब ये जो तीन फैक्टर्स है, ये क्या है, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी ही तो है। इकोनॉमी में होता क्या है, इकोनॉमी में यही तो होता है कि जो किसी भी चीज़ का कोई भी प्रोडक्ट है, सोसाइटी में लोगों की डिमांड होती है, ठीक है, उनको प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, कुछ रिसोर्सेज चाहिए होती है। अब उस रिसोर्स को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी यूटिलिटी होती है, उसका जो प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करेगा, यानी कि कौन डिसाइड करेगा कि किस तरीके के प्रोडक्ट कितने बनेंगे। फिर दूसरी चीज़, उसमें काम कौन करेगा, लेबर्स कौन होंगे उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट कौन लेकर जा रहा है, ठीक है। एक बार जब आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया तो उसमें कुछ प्रॉफिट भी तो जनरेट होता है ना, तो वो कौन लेकर जाएगा। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, ये तीनों डिसाइड करते हैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सोसाइटी की। और हमको लगता है कि जो आइडियाज़ होते हैं वो मेनली ज़्यादा डिसाइड करते हैं इन चीज़ों को। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखने को मिलेगा। अब देखो, जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह था, ये बेसिकली एनलाइटनमेंट के आइडियाज़ से रिलेटेड था, ठीक है। जो एनलाइटनमेंट एज थी, ठीक है, डार्क एज के बाद एक एज थी, रेनेसां के बाद एनलाइटनमेंट की एज थी, जिसमें दोबारा से बड़े बड़े थिंकर्स हुए थे, उनके आइडियाज़ की वजह से ये रिवॉल्यूशन हुआ था। तो ये सही है, अपने अपने आप में ये रीज़न सही है, उनके ही इन्फ्लुएंस में आके लोगों ने वो चीज़ करी। बट मेन रीज़न ये आइडियाज़ नहीं थे, ठीक है। इंसान ऐसी चीज़ होता है, जब तक बात उसके अस्तित्व की नहीं आती है, सिंपल सी बात है, जब तक बात मेरे अस्तित्व की नहीं है, मेरे पेट की नहीं है, तो मेरी खोपड़ी किसी आइडिया के लिए इतना ज़्यादा क्यों करेगी एफर्ट्स। रिवॉल्यूशन में आपकी जान भी जाती है, आप क्यों करोगे उस चीज़ को सिर्फ आइडियाज़ के लिए, नहीं। तो फ्रांस में, ठीक है, जो मेन रीज़न था इस रिवॉल्यूशन के होने के पीछे, वो वन रीज़न जो था, और भी रीज़न है बट मेनली जो रीज़न थे वो इकोनॉमिक रिलेटेड ही थे। पहला था सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। अब सोसाइटी में ना तीन ई स्टेट्स थे, ठीक है, तीन क्लासेस थी, ठीक है। पहला था जो क्लर्जी थे, ठीक है, जो चर्च में प्रीस्ट वगैरह हुआ करते थे वो लोग, ठीक है। तो जो चर्च था उसको ऐसा था कि उसको ना कोई टैक्स नहीं पे करना था, ठीक है, उसको कोई भी टैक्स नहीं पे करना था। दूसरा जो क्लास में आता है स्टेटस वाइज, वो आते थे बेसिकली आपके जो नोबल्स हुआ करते थे, नोबिलिटी। तो जो ये नोबल्स हुआ करते थे, ये भी बहुत कम ही टैक्स इनको पे करना होता था, नाम मात्र टैक्स। मेजॉरिटी ऑफ द जो टैक्स लिया जाता था वो लिया जाता था थर्ड स्टेटस वाले लोगों से, या थर्ड ई स्टेट जिनको कहा जाता है। वो थे कौन, वो थे कॉमन पीपल, इसमें आपके पीजेंट्स हो गए, मिडिल क्लास के लोग हो गए, वर्कर्स हो गए, ये लोग आते थे आपके थर्ड ई स्टेट में। और इन लोगों के ऊपर पूरा का पूरा बर्डन आ गया था टैक्स को पे करने का, और इन लोगों के पास राइट उतने थे नहीं, ठीक है। सोसाइटी में सबसे नीचे इनका स्टेटस डाल दिया गया था, और सबसे ज़्यादा टैक्स भी इनको ही पे करने थे। बट सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी तब हुई जब बेसिकली
फ्रांस था, ठीक है। फ्रांस ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन में अमेरिका की हेल्प करी थी और अमेरिका उसमें जीत भी गया। बट इवन इफ आप वॉर्स में जीते भी हो ना, तो तब भी क्या होता है, तब भी आपके कुछ ना कुछ रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। तो जो फ्रांस था वो डेप्थ में आ गया, ठीक है। अब उसके पास क्या था, अब उसके पास जो रिसोर्सेज थे उतने थे नहीं, ठीक है, पैसा उसके पास था नहीं, तो वो और भी ज़्यादा टैक्स इम्पोज करने लग गए इन लोगों के ऊपर। अब जो जो थर्ड ई स्टेट थी, इन्हीं को सारा का सारा टैक्स पे करना था बेसिकली। तो इनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी। और दूसरी चीज़ क्या हुआ कि जो हार्वेस्ट था वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, यानी कि उस टाइम पे जो खेती बाड़ी थी वो भी ख़राब हो गई। तो जिसके वजह से अब इनके पास जो खाने के प्राइसेस थे वो भी बढ़ गए, क्योंकि अब खेती नहीं हुई है, ठीक है। तो उसकी अब डिमांड तो उतनी की उतनी है, बट सप्लाई अब उतनी नहीं होगी, तो क्या होगा। उस केस में उन लोगों के पास खाने को भी नहीं था, क्योंकि उतना खरीदने के लिए, क्योंकि मार्केट में क्या होगा, आपको पैसा देना पड़ेगा तभी तो आपको वो चीज़ मिलेगी। अब जो पैसा है वो तो नोबिलिटी एंड कर्जे के पास भरपूर है, तो उनका तो पेट भरा हुआ है। अब फर्स्ट मर कौन रहा है, मर रहे हैं ये जो पीजेंट्स थे। तो दिस वाज द मेन रीज़न। उसके बाद जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई, तब जाकर लोगों ने इस चीज़ को रिवॉल्यूशन में बेसिकली कर लिया, रिवॉल्यूशन को। और इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था जो एनलाइटनमेंट के टाइम के जो थिंकर्स थे उन लोगों का, जैसे रोशियो हो गए, मोंटेस्क्यू हो गए। तो इन लोगों के आइडियाज़ ने इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो यानी कि मेन रीज़न जो था वो इकोनॉमिक रीज़न था, और उसमें उसमें एम्पावरमेंट लाने के लिए, उसको और भी ज़्यादा अच्छे से करने के लिए उन लोगों ने उन इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ किया, थिंकर्स को पढ़ा। तो थिंकर्स का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, बट मेन रीज़न इकोनॉमिक था। अब देखो ना, स्ट्रगल होना तय है, स्ट्रगल होगा ही सोसाइटी में, क्योंकि जैसे मार्क्स ये कहते हैं कि दो तरीके के क्लास तुम्हें देखने को मिलेगा सोसाइटी के अंदर। एक होता है बुर्जुआस, जिनके पास पैसा होता है, ओनरशिप होती है चीज़ों की, ठीक है, जो ओनरशिप होती है, काम करवाते हैं दूसरों से। फिर होते हैं आपके प्रोलेटेरिएट। जो प्रोलेटेरिएट होते हैं ये कॉमन पीपल होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, काम करते हैं बुर्जुआस के लिए, और इनको सैलरी मिलती है बुर्जुआस से बदले में। अब क्या होता है, स्ट्रगल होता है, जो बुर्जुआस हैं, ठीक है, इनको चाहिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, और जो आपके प्रोलेटेरिएट होते हैं इनको चाहिए होता है फेयर वेजेस, जितनी पॉसिबल हो सके इन्हें फेयर वेजेस मिले। और इस चीज़ में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उसमें से अगर जो बुर्जुआस हैं, ठीक है, वो ज़्यादा वेजेस इनको देने लग गए तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने का मतलब ये अपनी ओनरशिप और नहीं बढ़ा पाएंगे। अनदर जो कॉन्सेप्ट है, या जो बेसिकली थेरी है मार्क्स की, वो बेसिकली ये है सरप्लस वैल्यू से रिलेटेड। जैसे कि मान लो कोई वर्कर है, ठीक है, अब उसने 8 घंटे काम करके 10,000 रुपये का वैल्यू क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब उसमें से उसको कितना मिलेगा, उसमें से उसको 2,000 सैलरी के रूप में मिल रहा है, ठीक है। फिर उसमें भी जो बचा 8,000 है, ठीक है, जो सरप्लस वैल्यू है वो कौन लेके जाएगा, वो ओनर लेकर जाएगा। सो इस चीज़ से मार्क्स ये बताना चाहते हैं कि जो आपका प्रॉफिट होता है ना, ये मेहनत से नहीं आ रहा है, ये अनपेड लेबर से आ रहा है। जितना सामने वाला वर्कर मेहनत कर रहा है उतना तो उसको नहीं मिल रहा है ना, कितना उसने मेहनत किया। जस्ट आप इतनी सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए लेके जा रहे हो क्योंकि आप ओनर हो उस चीज़ के। आपसे ज़्यादा मेहनत देखा जाए तो उस वर्कर ने करी है, जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स के पास जनरेशनल वेल्थ थी तो आपने उस चीज़ को जनरेट कर लिया, ठीक है। तो मार्क्स का ये कहना है कि जो कैपिटलिज्म है इसीलिए वो एक्सप्लॉयटेशन करता है, बट लीगल है वो एक्सप्लॉयटेशन, इसीलिए चलता है। अब देखो सिर्फ ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैसे की प्रॉब्लम होती तो आप फिर भी उसको इग्नोर करोगे। अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कोई नहीं, इतना तो मिल रहा है ना। तो मैं अब आपको इसकी और भी खतरनाक इम्प्लीकेशंस बताती हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, एलियनेशन भी होता है। एलियनेशन होता है, एलियनेशन मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से फ़ॉरेन फ़ील करने लगो, आपको ऐसा लगे कि कोई चीज़ आपकी है नहीं, ठीक है, आप किसी चीज़ के से बिलोंग नहीं करते हो, एलियनेशन वो हो गया। तो जो वर्कर्स होते हैं ना, वो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वो अपने वर्क से ही एलियनेट फ़ील करने लगते हैं। अब तुम सोचो तुम कोई काम कर रहे हो जिसमें तुम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम निकाल के डाल रहे हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये जो वर्क होती है, वर्क इज़ लाइफ़, क्योंकि आप अपनी लाइफ़ का ज़्यादातर पोर्शन अपने काम में ही डाल रहे हो, समझ रहे हो। जब आप अपने काम में ही ज़्यादातर पोर्शन डाल रहे हो और वो काम एक मैकेनिकल काम है जिसका आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलना है, जिसका आपको उतना कुछ मिलना नहीं है, बस एक बेसिक सैलरी मिलेगी, और वो काम भी आपको बताया गया है कि वो एक तरीके से होगा, उसमें भी आप अपनी तरफ से उतना चीज़ें नहीं डाल सकते हो, बहुत सारी जगह पर होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो अब आप वो मशीनरी वाला काम कर रहे हो, उसमें आपका क्या होगा, प्रॉफिट नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना, कुछ मीनिंग नहीं मिल रहा है उससे, बस आपको उसे सर्वाइवल के लिए करते जाना है, करते जाना है। तो क्या होगा, तो आप अपने वर्क से एलियनेट फील करोगे। जो काम ही पूजा वाली फिलॉसफी है ना, क्या होगा उसका, वो भी खत्म। आपको मीनिंग कहाँ से मिलेगा अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपना उन काम में लगा रहे हो जिससे आपको मीनिंग ही नहीं मिल रहा है। खुद सोचो, आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, उसके बाद आप अपना इतना मेहनत कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, वर्क करने के बाद आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उस प्रोडक्ट से आपको ऐसा होगा ना, यार मैंने बनाया है। लोगों को वो भी नहीं होता
क्यों क्यों होगा? क्योंकि उन्हें उस वर्क में ही मज़ा नहीं आया, उस वर्क में ही उनको मीनिंग नहीं दिखा, तो इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट से भी एलिनेटेड फील करते हैं। उनको पता है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास रहना नहीं है, किसी और के पास चला जाएगा, उसके बाद भी जो ज़्यादा प्रॉफिट है वो दूसरा वाला ले जाएगा। मैं इसे कर रहा हूँ सिर्फ सर्वाइवल के लिए, तो ये प्रोडक्ट भी मेरा नहीं है इतनी मेहनत करने के बाद भी। तीसरी प्रॉब्लम ये होगी, इवन जो आप लोग हैं, ठीक है, आपके जो को-वर्कर होंगे, आप उनसे भी एलिनेटेड फील करना चालू कर दोगे, क्योंकि आपको लगेगा जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो सर्वाइवल बेस इतना हो चुका है, आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ये नहीं मिलेगा तो आप खाओगे क्या? मतलब ये नौबत आ चुकी है। आपके एक प्रोडक्ट से सामने वाला इतना ज़्यादा कमा रहा है कि वो ओनरशिप पूरी-पूरी ले रहा है चीज़ों की, और आप उससे सिर्फ सर्वाइव कर पाओ उसके लिए भी आप इतना दिमाग लगा रहे हो। उसके लिए भी आपको, जहाँ आप काम कर रहे हो अपने ऑफिस में, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर अपने जो को-वर्कर हैं उनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा। कांस्टेंट कंपैरिजन होगा वहाँ पर। बहुत सारी जगह पर चाटुकारिता भी होती है। जितना आप तारीफ़ें करते जाओ, अप्रिशिएट करते जाओ बॉस की, और बोलते रहो उनके एक्सप्लॉइटेशन को, एक्सेप्ट करते रहो, उतना आपको वो रखेंगे किस लिए? सिर्फ सर्वाइवल के लिए, कि आपकी रोज़ी-रोटी चलती रहे। तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या आपकी मेंटल हेल्थ की वाट नहीं लगेगी? कैसे? और ये सब करके अपने लाइफ का, अपने डे का इतना सारा टाइम इन सब हरकतों में करके, क्या आप अपने आप से डिटैच नहीं फील करोगे? आप अपने आप से एलिएनेटेड फील नहीं करोगे? आप अपनी ही आइडेंटिटी को क्वेश्चन नहीं करोगे? इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग ऐसा बोलते हैं कि आई हैव टू डू दिस जॉब, आई हेट दिस जॉब, बट आई नीड इट। यही मतलब होता है, और कोई मतलब नहीं होता है उसका। समझो, इवन जो ये रिच लोग होते हैं, जो आपके बॉसेस होते हैं, बहुत सारी वीडियोस अभी पीछे वायरल हुई थी जिसमें अलग अलग कंपनीज के जो सीईओज थे, मालिक थे, वो ये कह रहे थे कि अरे आजकल के लोग इतने लेजी हो गए, संडे में भी तुम घर पे क्या करोगे, अपनी बीवी का मुंह ही देखते रहोगे, काम करने आओ। क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि इन्हें प्रॉफिट चाहिए। इनके पास तो बहुत पैसा है, इनके पास तो बहुत पैसा है, क्या हो जाएगा अगर एक संडे भी दे दें? क्योंकि इनको पता है प्रॉफिट, ओनरशिप जो है ना इनके पास, वो ये सब करके ही आई है। इनको भी पता है कि जो प्रॉफिट है उसी से पैसा आ रहा है, उसी से ये रिच है, वो प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, अनपेड लेबर है वो। अब देखो, मैं बिल्कुल मानती हूँ, ठीक है, कि जो कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है, इनकी भी जो थ्योरी है उसके भी कुछ लिमिटेशन है। हर इंसान के साथ होती है ये चीज़, ठीक है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे इन्होंने कैपिटलिज्म के बारे में जो भी बोला, उनमें से बहुत सारी चीज़ें सच नहीं हुई हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने ये चीज़ ऐसे बोली थी, इन्होंने सोचा था कि जो कैपिटलिज्म है वो अडेप्टिव नहीं होगा, राइट। बट बहुत सारी सिचुएशन में ऐसी कंपनीज भी देखने को मिलती हैं जो अच्छा इन्वायरमेंट अपनी जो वर्कर्स होती हैं उनको प्रोवाइड करती हैं, उनका अच्छे से ध्यान रखती हैं, उनको एक फिक्स्ड आवर्स में ही काम करने को बोलती हैं, उनको लीव वीव देने में भी उतना ज़्यादा ड्रामे नहीं करती हैं। तो उस तरीके से अडेप्टेटिव हो सकता है आपका कैपिटलिज्म, ठीक है, वो कोशिश कर सकते हैं उस चीज़ की। बट एक चीज़ समझो, कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव की बहुत ज़रूरत है हमें, खासकर हमारी सोसाइटी में जहाँ पर हम बिलियनर्स को इतना ज़्यादा आइडलाइज करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ उनके प्रति हीन भावना रखो, ये वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमें बैठकर उन लोगों को हेट करना है, समथिंग लाइक दैट। नो, हेट वेट की बात नहीं है, समझने की बात होती है। देखो, जो इनइक्वालिटीज़ होंगी वो कहीं ना कहीं होंगी, ठीक है। कोई इंसान ज़्यादा जीनियस होगा, ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ज़्यादा पैसे वाला होगा, तो वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज, वो टूल्स बना ही लेगा जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सके। बट वो जो लिमिट है वो कौन डिसाइड करेगा? इतना ज़्यादा होना कि एक इंसान के पास इतना है कि उसके रैशनल डिज़ायर्स भी छोड़ो, इरेशनल डिज़ायर्स भी छोड़ो, उसकी पूरी ज़िंदगी की डिज़ायर्स पूरी हों, उससे भी ज़्यादा पैसा है उसके पास। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा परिवार है जिसके पास एक टाइम पे खाने के लिए भी नहीं है। क्या है ये? अब वो रिसोर्सेज तो धरती पे सबके लिए है ना, तो इतना अनफेयर होना, जब ऐसी सिचुएशन होने लगे तो हमें ध्यान देना होगा, हमें चीज़ों को देखना होगा। समझ रहे हो? जो औसत इंसान होता है ना, वो भी उतना ज़्यादा, इसका अनदर एग्जांपल लेती हूँ मैं, औसत इंसान जो होता है वो उतना ज़्यादा कभी इतना ज़्यादा वो पॉल्यूशन करेगा भी नहीं जितना जो आपका अमीर आदमी होता है ये कर जाते हैं। यही बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप करेंगे, फिर उसमें भी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड यू नो प्रिकॉशंस लेने होते हैं, प्रोसीजर्स करने होते हैं, उनको करने में भी बहुत मौत आती है इनको आएगी वो चीज़, होगा। और वो इंसान कहीं ना कहीं सही था जिसने कमेंट सेक्शन में ये भी कहा था कि जब तुम रिच बनोगे ना तो तुम इतना ज्ञान नहीं दोगे, क्योंकि हु नोज, हम सबके अंदर वो टेंडेंसीज होती है, और ऐसी थोड़ी बोलते हैं कि पावर करप्ट करता है। बट अगर इस लॉजिक से देखा जाए और चीज़ों को सही ना किया जाए, ऑब्जर्व ना किया जाए, तो फिर तो ये बात हो गई कि कोई भी बड़ा इंसान उठ के कुछ गलत कर देता है और वो ये तर्क देता है कि अरे तुम मेरी कुर्सी पे बैठो, तुम मेरी पोजीशन पे आकर देखो, तब तुम भी गलत करोगे, तो इससे हम पूरा गलत जो हो रहा है उसको जस्टिफाई कर दे। लॉजिक है इस बात में? नहीं। बट टेंडेंसीज सब में होती हैं, और उसी चीज़ को चेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसकी?
हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कार्ल मार्क्स जैसे थिंकर्स की। लिमिटेशंस है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है, बट आप इग्नोर नहीं कर सकते जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है। और कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म हो सकता है कि वो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को यूज़ करके अपने आप को उतना एक्सट्रीम लेवल पर ना लेकर जाए। स्पेशली जो हम लोग हैं, कॉमन लोग हैं, ठीक है, हम चेक कर सके, हम चेक लगा सकें। क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं होगे इन सब चीज़ों के बारे में तो क्या होगा? अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक्सप्लॉइटेशन होगा। क्योंकि सामने वाले को पता है इसको अवेयरनेस है ही नहीं, इसको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, तो कुछ भी करते जाओ इनके साथ। बट जब आप अवेयर होते हो अपने राइट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में, तो फिर सामने वाला भी हिचकता है थोड़ा, उसको भी, वो भी अपने तरफ देखता है। साइकी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी इसी तरीके की होती है, ठीक है। सो हमें इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, जाननी पड़ती हैं, अवेयरनेस ज़रूरी है, राइट। इसी वजह से जो बिलियनर्स होते हैं, रिच लोग होते हैं, इनको आइडियलाइज करना, इनकी पूजा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दिस इज़ द रीज़न। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया हो इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो इस वीडियो को एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।